हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने एडजॉइंट ऑपरेटर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और हर्मिशन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूनिटी ऑपरेटर। ठीक है, यूनिटी ऑपरेटर को हिंदी में बोलते हैं एकिक संकारक। ठीक है, यूनिट ऑपरेटर अलग होता है, यूनिटी ऑपरेटर अलग होता है ना। इससे पहले हमने एक इकाई संकारक पढ़ा था, यूनिट ऑपरेटर। यूनिट ऑपरेटर को हिंदी में क्या बोला था हमने? इकाई संकारक। और हमने क्या कहा था कि यूनिट ऑपरेटर वो होता है, हम उसको आई कैप से शो करते हैं और उसको अगर किसी फंक्शन के साथ ऑपरेट कराया जाए तो वो खुद फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, ये तो क्या था? ये तो था हमारा यूनिट ऑपरेटर। ठीक है, ये तो क्या था? यूनिट ऑपरेटर था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे यूनिटी ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं एकिक संकारक। समझ में आ गई? तो पेपर में ध्यान से पढ़ लेना कि वो यूनिट पूछ रहा है या यूनिटी पूछ रहा है, यानी कि इकाई संकारक पूछ रहा है या फिर एकिक संकारक पूछ रहा है। समझ में आ गई बात? चलें देखें, यूनिट ऑपरेटर क्या होता है। जैसे यूनिट ऑपरेटर को तो शो करते हैं हम आई कैप से, लेकिन यूनिटी ऑपरेटर को शो करते हैं यू कैप से। समझ में आ गई? तो कोई भी अगर ऑपरेटर यू कैप है जो कि एक यूनिटी ऑपरेटर है, लेकिन वो यूनिटी ऑपरेटर कब कहलाएगा? यदि इस ऑपरेटर का मैं मल्टीप्लिकेशन करूं किसके साथ? इस खुद के ऑपरेटर के एडजॉइंट के साथ। ठीक है, या तो मैं करूं यू कैप इंटू यू डैगर, या मैं यू डैगर इंटू यू कैप करूं, तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए आई कैप, यानी कि मुझे क्या मिलना चाहिए? इकाई संकारक मिलना चाहिए या एकांक संकारक मिलना चाहिए। तो आप उसको क्या कहोगे? यूनिटी ऑपरेटर। तो कोई भी ऑपरेटर एक यूनिटी ऑपरेटर कहलाएगा यदि उस संकारक का उसके एडजॉइंट या संलग्न संकारक के साथ यदि मल्टीप्लाई किया जाता है तो उससे हमें क्या मिलता है? एक यूनिट ऑपरेटर, या फिर इकाई संकारक, या फिर एकांक संकारक। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई किसकी? यूनिटी ऑपरेटर की। तो आप किस तरीके से लिखोगे? A operator U cap is said to be unity operator if multiplication of U cap with its adjoint operator U dagger gives unit operator। यानी कि किसी संकारक U कैप का उसके संलग्न संकारक के साथ गुणनफल यदि एक इकाई संकारक देता है तो आप उसे क्या बोलते हो? आप उसे बोलते हो यूनिटी ऑपरेटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका प्रतिलोम संकारक, या हम जिसे बोलते हैं इनवर्स ऑपरेटर। हिंदी में बोलते हैं हम इसे प्रतिलोम संकारक। ठीक है, कोई भी संकारक प्रतिलोम संकारक कब कहलाएगा? यदि उस संकारक का उसके इनवर्स के साथ अगर गुणनफल करें तो मुझे क्या मिलना चाहिए? यूनिट ऑपरेटर। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ए इनवर्स क्या कहलाएगा? प्रतिलोम संकारक। तो कोई भी संकारक एक प्रतिलोम संकारक कहलाएगा यदि उस प्रतिलोम संकारक का उस संकारक के साथ मल्टीप्लीकेशन किसको देगा? यूनिट ऑपरेटर को देगा, यानी कि इकाई संकारक। ठीक है, यानी कि एक ऐसा संकारक जिसका संकारक ए कैप के साथ गुणनफल एकांक संकारक बनाता हो, वो क्या कहलाता है? प्रतिलोम संकारक या इनवर्स ऑपरेटर। ठीक है, तो आप किस तरीके से डिफाइन करोगे? इफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस ऑपरेटर with a cap gives unit operator, then it is called inverse operator।
समझ में आ गई। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है, किसी संख्या का उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2 को 1/2 से करते हो तो 1 ही तो मिलता है। तो सेम वैसा ही है, अगर उस ऑपरेटर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यूनिट ऑपरेटर मिलेगा। और यूनिटी क्या कहलाता है कि उस ऑपरेटर का उसके संलग्न के साथ गुणनफल यूनिट ऑपरेटर देता है। समझ में आ गई बात आपको। तो ये आपके यहाँ पर आकर जो है ऑपरेटर्स खत्म हो जाता है। तो हमने इस पूरे अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, मैं उसका एक बार बता देती हूँ। हमने स्टार्ट किया था डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स से, कि ऑपरेटर क्या होते हैं उनके बारे में हमने समझा। फिर हमने पढ़ा लीनियर ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। लीनियर ऑपरेटर में हमने कई तरीके के ऑपरेटर पढ़े हैं, ठीक है। लीनियर ऑपरेटर की हमने कंडीशन पढ़ी थी कि कोई भी ऑपरेटर कब एक लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। समझ में आ गई। इसके बाद हमने देखा था एडिटिव ऑपरेटर। एडिटिव के बाद हमने पढ़ा सब्ट्रैक्टिव ऑपरेटर। सब्ट्रैक्टिव के बाद हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने कौन सा ऑपरेटर पढ़ा? मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने पढ़ा था एडजॉइंट ऑपरेटर, है ना, हर्मिशन ऑपरेटर, ठीक है। इसके अलावा आप यूनिट ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, ठीक है। नल ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, एडजॉइंट ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, लिस्ट पढ़ चुके हैं लीनियर ऑपरेटर्स की, कौन कौन से लीनियर ऑपरेटर है उनकी लिस्ट है, तो उससे किस किस तरीके से डिनोट करते हैं। समझ में आ गई। आज हम पढ़ चुके हैं यूनिटी ऑपरेटर, हम पढ़ चुके हैं इनवर्स ऑपरेटर। तो हम लगभग सभी तरीके के ऑपरेटर्स के बारे में हम डिफाइन कर चुके हैं। बात आ रही है आपको समझ में। तो ये सारा काम हम ऑपरेटर्स में कर चुके हैं। अब आपका जो शुरू होता है नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे के जितने भी मैं बोल रही हूँ ना, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल नई पढ़ रहे हो आप, इसमें क्या छोड़ोगे, सब कुछ नया ही है आपके लिए, तो आपको सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। स्टेट फंक्शन क्या होता है वो समझिए आप। तो देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए एक फंक्शन काम में लिया जाता है, ठीक है। और इसको जनरली साई से डिनोट किया जाता है। और ये किस किस का फंक्शन होता है? पोजीशन और टाइम का, ठीक है। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो उस पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में सारी जानकारियां आपको देता है, ठीक है। यानी कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है, पार्टिकल किस क्षण गति कर रहा है, पार्टिकल कैसे गति कर रहा है, पार्टिकल किस पाथ पर गति कर रहा है। तो स्टेट फंक्शन एक तरीके का इंफॉर्मेशन मटेरियल है किसी भी पार्टिकल के लिए। समझ में आ गए। तो कोई भी क्वांटम पार्टिकल यदि क्वांटम मैकेनिक्स के अंडर में मूव कर रहा है तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी या कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा? उस पर्टिकुलर पार्टिकल का स्टेट फंक्शन। बात समझ में आ गई आपको। तो अगर क्वांटम मैकेनिक्स में किसी फिजिकल सिस्टम को आपको डिस्क्राइब करना है तो वहाँ किसकी जरूरत पड़ती है? एक विशेष प्रकार के फलन या फंक्शन की जरूरत पड़ती है, और उसी फंक्शन को क्या नाम दिया जाता है? स्टेट फंक्शन। समझ में आ गई बात आपको। तो आप स्टेट फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करोगे? आप ये कहोगे, इन क्वांटम मैकेनिक्स टू डिस्क्राइब any physical system we use a special function that is called state function। यानी कि क्वांटम यांत्रिकी में किसी निकाय को, किसी भौतिक निकाय के को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको वर्णित करने के लिए एक विशेष प्रकार के फंक्शन की जरूरत पड़ती है, जिसे क्या नाम दिया जाता है? स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अवस्था, या मतलब ये पार्टिकल की पूरी अवस्था के बारे में आपको डिस्क्राइब करता है। समझ में आ गई। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? आप कहोगे स्टेट फंक्शन इंक्लूड्स all the information about that physical system। ठीक है। यानी कि इस स्टेट फंक्शन में उस भौतिक निकाय के बारे में सारी की सारी जानकारियां निहित होती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जो स्टेट फंक्शन होता है उसके बारे में हम देखेंगे कि और क्या क्या खास बात होती है स्टेट फंक्शन की। स्टेट फंक्शन जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, ठीक है। या तो ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी या फिर ये एक वर्ग समाकलनीय है। आप देखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी आगे कि स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन क्या होता है या वर्ग समाकलनीय फंक्शन क्या होता है, मैं बताऊंगी आपको अभी। तो आप क्या कहोगे?
state function is always square integrable integral and complex quantity। समझ में आ गई? समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है। अब स्क्वायर इंटीग्रेबल का क्या मतलब होता है? स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब होता है कोई भी स्टेट फंक्शन अगर आपका, जैसे मैंने बताया कि साई आर टी जो है वो स्टेट फंक्शन है जो पर्टिकुलर पार्टिकल की पोजीशन, टाइम और उसके पाथ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देगा। ठीक है, तो ये जो स्टेट फंक्शन है आपका, इसका अगर आप स्क्वायर करके आयतन समाकल करोगे तो ये कहलाता है स्क्वायर इंटीग्रेबल। समझ में आ गई? ये क्या कहलाता है? स्क्वायर इंटीग्रल। तो कोई भी स्टेट फंक्शन आपका क्या होगा? स्क्वायर इंटीग्रल होगा या इस कंडीशन को फॉलो करेगा। और नॉर्मलाइज्ड फंक्शन क्या होगा? यदि इस समाकल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे। यहाँ पे इस चीज का क्या मतलब है? साई आर टी का स्क्वायर का मतलब है कि साई को आपने उसकी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है। बात समझ में आ गई बात आपको? जैसे आप कॉम्प्लेक्स में z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। ठीक है, इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा उसको आप जेड स्टार से या फिर आप उसको जेड बार से शो करोगे और क्या लिखोगे? एक्स माइनस आयोटा वाई, ऐसे तो लिखोगे। और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मॉड जेड स्क्वायर बताओ, तो आप क्या बताओगे? आप यही तो कहोगे कि मैम जेड को जेड स्टार से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आप यही तो कहोगे भाई कि एक्स प्लस आयोटा वाई को एक्स माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। तो बिल्कुल वैसे ही ये मॉड साई आर टी के स्क्वायर का मतलब क्या है? साई साई स्टार, यानी कि साई को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्टार से मल्टीप्लाई किया है। बात समझ में आ गई? तो आप यहाँ पे बता भी सकते हो वेयर साई आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू साई साई स्टार। ठीक है, ये जो साई है ये भी आर टी का फंक्शन है और ये भी आर टी का फंक्शन है। ठीक है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। नॉर्मलाइज्ड फंक्शन या हिंदी में बोलते हैं इसको प्रसामान्यीकृत फलन। प्रसामान्यीकृत फलन। बात समझ में आ गई? तो कोई भी फलन एक प्रसामान्यीकृत फलन या नॉर्मलाइज्ड फंक्शन कहलाएगा यदि उसका जो ये वाला समाकल है, यानी कि वर्ग करके मॉड का जो आयतन समाकल है वो किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल हो, तो वो फलन क्या कहलाएगा? प्रसामान्यीकृत फलन या नॉर्मलाइज्ड फंक्शन कहलाएगा। समझ में आ गई? यहाँ पे ये जो है आपकी, ये एक इसका और एक नाम है और वो है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता आयाम। बात समझ में आ रही है? प्रायिकता से मतलब क्या? ये क्या बताता है? देखो, कोई भी पार्टिकल का जो खुद स्टेट फंक्शन होता है वो तो पार्टिकल के बारे में संपूर्ण जानकारी बताता है, लेकिन उसका जो मॉड का स्क्वायर है ये क्या बताता है? ये पार्टिकल की प्रेजेंस को बताता है, यानी कि उसके किसी भी जगह पर उपस्थित होने की प्रायिकता को बताता है। समझ में आ गई? सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन है और वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, आगे पीछे, बहुत छोटा पार्टिकल है, मूव भी बहुत हल्का पार्टिकल है, तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, जिसको कंसीडर आप ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली इसी जगह पर इलेक्ट्रॉन होगा। तो वहाँ पर ऐसे पार्टिकल या ऐसे क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल या छोटे पार्टिकल्स की पोजीशन को बताने के लिए, क्योंकि हाइजेनबर्ग पहले ही कह चुका है कि किसी एक ही डायरेक्शन में उसकी पोजीशन और मोमेंटम को यथार्थता के साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये कौन बोल चुका? हाइजेनबर्ग। तो उस स्थिति में पार्टिकल की पोजीशन किस तरीके से बताई जाती है? प्रायिकता आयाम या फिर प्रोबेबिलिटी, मतलब एक अंदाजा लगाया जाता है उसके सबसे अधिक उपस्थित होने की पॉसिबिलिटी क्या है किसी भी जगह पर। बात समझ में आ गई? तो ऐसे जो पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल है, फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, इस तरीके की क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की पोजीशन को बताने की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है या अधिकतम उपस्थित होने की जो संभावना है उसको कौन बताता है? प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। बात समझ में आ गई? तो जो साई है वो तो बताएगा पार्टिकल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, स्टेट फंक्शन तो, लेकिन उसका वर्ग किस चीज़ को बताएगा? किसी भी जगह पर उसके उपस्थित होने की या उसके प्रेजेंस की प्रोबेबिलिटी को या पॉसिबिलिटी को बताएगा। समझ में आ गई? प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ठीक है, दूसरी बात ये प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ऑब्वियस सी बात है कि इसका वर्ग हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। ग्राफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड के हमेशा सारे पॉजिटिव आएंगे। बात समझ में आ गई? तो
मैं बता देती हूँ आपको, ये जो प्रायिकता आयाम है ये क्या बताता है, दिस इज दी, ऐसे लिखो इसको, दिस इंडिकेट्स द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एनी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल This indicates the maximum possibility of any quantum mechanical particle in any position. समझ में आ गई। तो प्रायिकता आयाम या प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या बताता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बताता है। समझ में आ गई। अब अगर कोई दो अवस्था फलन है आपको, तो उनको अध्यारोपण के सिद्धांत से बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल we can define the linear sum of two state functions। अगर दो अवस्था फलन है आपको, तो अध्यारोपण सिद्धांत से आप उनके रैखिक योग को प्रदर्शित कर सकते हो। कैसे, साई इज इक्वल टू a1 साई1 प्लस a2 साई2, वेयर a1 a2 क्या है आपके, a1 और a2 आपके क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। समझ में आ गई बात आपको। तो ये जो साई है ये क्या है कि नहीं, दो साई1 साई2 फंक्शन है, किसी भी दो पार्टिकल के अवस्था फलन है, उनके रैखिक योग के रूप में किससे बताया हमने, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या अध्यारोपण के सिद्धांत से निम्न प्रकार उनको प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपका स्टेट फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टेट फंक्शन क्या बताता है, पार्टिकल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देता है कि स्टेट फंक्शन क्या है क्या नहीं है, उसमें पार्टिकल की पोजीशन क्या है, टाइम क्या है, पाथ क्या है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता है, स्टेट फंक्शन देता है या अवस्था फलन देता है। ठीक है, अवस्था फलन जो है वो स्क्वायर इंटीग्रेबल यानी कि वर्ग समाकलनीय या कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, और वो नॉर्मलाइज्ड कब होगा, जब उसका आयतन समाकल का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। दूसरी बात, स्टेट फंक्शन में किसी भी पार्टिकल का प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड पार्टिकल के किसी भी जगह पर उपस्थित होने की अधिकतम संभावना को बताता है। समझ में आ गई। दूसरी बात कि नहीं, दो पार्टिकल के अवस्था फलन या एक ही पार्टिकल के दो अवस्था फलनों को रैखिक योग से दिखाया जा सकता है बाय दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कल हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू या प्रत्याशा मान, जिसको आप नॉर्मली अलजेब्रा में एवरेज से पढ़ते हो, लेकिन हम उसको कम्प्लीटली एवरेज तो नहीं कहेंगे। क्वांटम फिजिक्स में उसको दिखाने का तरीका, समझाने का तरीका अलग होता है। समझ में आ गई। तो लेकिन अगर आप उसको समझें तो नॉर्मल अलजेब्रा में आप उसको एवरेज से समझ सकते हैं। तो कल हम देखेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू या प्रत्याशा मान क्या होता है। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।